गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस, आप लोगों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है तैयारी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम तो नज़दीक आ गया है ना। तो अब तो नहीं कहना पड़े शिक्षकों को, हम लोगों को कि पढ़ो भाई पढ़ो भाई पढ़ो। एग्जाम तो देना होगा एवरी ईयर, जिस क्लास में भी होंगे तो आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम के लिए मेहनत करना ही होगा। शुरू से मेहनत करते रहेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो लास्ट टाइम में फिर गेस के भरोसे कॉन्फिडेंट होकर के नहीं जा पाइएगा। तो इसलिए आप लोगों को हम ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन भी तैयारी करवा रहे हैं। असाइनमेंट का एक एक क्वेश्चन को मन लगा करके देखिए, समझिए, उस सॉल्यूशन को समझिए जो आपको बताया जा रहा है। सिर्फ ABCD आंसर तो आपको करके ही दिए हैं। ABCD करके जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट को समझ के जाइए, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे हम लोगों का तीसरा चैप्टर, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना बच्चों। तो मोशन इन ए प्लेन में क्या क्या मिलेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। तो मोशन इन ए प्लेन में बच्चों आपको पता है, आप जान रहे हैं कि मोशन इन ए प्लेन हम लोगों का दो पार्ट में बटा हुआ था, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a scalar quantity? नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो स्केलर नहीं है यानी वेक्टर होना चाहिए। तो देखिए, टेम्परेचर स्केलर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर है, चार्ज स्केलर है। डी इंपल्स जो है ये आपका वेक्टर है। Impulse is defined as the force for a very small time. तो impulse जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, आइए नेक्स्ट क्या है, Which of the following remains constant for a प्रोजेक्टिव कर दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में निम्नलिखित में से कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज कांस्टेंट रहता है यहां के अनुसार, एक तो एक्सीलरेशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वस्तु पर एक ही फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी का फोर्स। तो वस्तु पर हमेशा एक ही एक्सीलरेशन लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, एनर्जी, मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट में हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वस्तु का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तब देन द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है a प्लस b का मोड। अब a प्लस b का मोड क्या होगा भाई? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और कह रहा है कि ये इक्वल है किसके? अंडर रूट a माइनस बी के मोड के। तो a माइनस बी का मोड क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कह रहा है ये दोनों इक्वल है भाई। तो अब ए और बी के बीच जो एंगल है यानी ये जो थीटा है इसको निकाल देना है। तो बहुत आसान है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों का मोड ले लिए। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है आप जान रहे हैं, एडिशन, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ रूट है, हट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा ना। अब देखिए यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab कॉस थीटा इधर प्लस में है, 2ab उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले गए, 4ab cos theta is equal to 0, then cos theta is also equal to 0, तो theta equal to 0 डिग्री। cos में 0 कब होगा, cos में 0 कब होगा, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री cos 90। कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए डी, cos 90 इक्वल टू 0 ना, हाँ 90 डिग्री। यानी कि अगर a प्लस बी का मोड और a माइनस बी का मोड इक्वल होगा तो दोनों के, ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा, cos 90 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी। सर ऑप्शन को टिक करते जाएंगे, चूंकि यहां पर थोड़ा सा टाइप करने वाला मिस्टेक किया है, बोल्ड नहीं किया, इसलिए आप लोग यहां से जो हम ऑप्शन टिक करते जा रहे हैं ये सारा ऑप्शन को आप लोग अपने असाइनमेंट में टिक करके और मन लगा करके हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझते जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई थोड़ा बहुत भी चेंज हो क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो 0 मैग्नीट्यूड होने पर क्या होगा, 0 को वेक्टर ए के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्ट ए आएगा, ठीक है। नॉट द प्रॉपर्टी, एक वेक्टर लैम्डा है, लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये भी ठीक है, लेकिन 0 को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए नहीं आएगा, ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन सी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी को भी 0 कर देगा। आइए, इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर मान लिया जाए एक वस्तु को हम लोग फेंके प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो आएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बताए कि एक्सेलरेशन तो एक ही लगेगा, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर चाहे यहां पर, हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है भाई। हाँ, अब हर पॉइंट पर वेलोसिटी दो होगा, लेकिन हर पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी Vy 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा वेलोसिटी बचेगा, हॉरिजॉन्टल Vx। तो Vx हॉरिजॉन्टल बचेगा और एक्सेलरेशन वर्टिकल बच रहा है, Ay इज इक्वल टू G, Vx इधर, तो फिर दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री। दोनों के बीच 90 डिग्री यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होगा। ये देखिए 22 में भी 25 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब कह रहा था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a 3i प्लस 3j माइनस 3k, b 2i प्लस j प्लस 3k। इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई a का मोड इंटू b का मोड। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, उसके बाद a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा भाई, तो 3 2 जा 6, i को i से करेंगे प्लस 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 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। अरे ये तो देखिए 0 आ गया, यानी a डॉट भी हमारा 0 हो गया, डिवाइड बाई। अब हमको a का मोड b का मोड निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि a और b कुछ भी होगा,
ये रिजल्ट जीरो आएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब जीरो हो गया भाई तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा जीरो हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, कॉस थीटा जीरो तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना हो रहा होगा 90 हो रहा, क्यों, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। आइए नेक्स्ट ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी कह रहा है 7 नंबर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए और बी दो वेक्टर है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं भाई ये सी ऑप्शन नहीं होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड होगा तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस डाउनवर्ड होगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, इक्वल नहीं होगा। आप जान रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट ऑबे द कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, यानी ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। ए डॉट बी और बी डॉट ए से होगा, ठीक उसी तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर। ये देखिए 2020 में आया वो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हालांकि करंट के पास डायरेक्शन है बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों, इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट में डायरेक्शन होने के बाद भी ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बताइए ना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर मैक्स क्या होगा, तो ये तो साइन थीटा जब मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कितना 1, तो देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, हो सकता है कह देता कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो ये ऑप्शन होता, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इफ n इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कह रहा है कि n एक यूनिट वेक्टर है a के डायरेक्शन में, तो a के डायरेक्शन में यानी कि a का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो गया n, तो फिर ये n होगा कितना भाई, तो फिर यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ऑप्शन ए। सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, गिवन वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। सब कुछ पढ़ाए हैं, यानी कि ए कैप यानी कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए का मोड, सिंपल सा वही चीज है। तो यहां ए वेक्टर ना कह के कह रहा है ये एन कैप, तो एन कैप इज इक्वल टू किसका एन कैप, तो ए का एन कैप, ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मोड ऑफ द वेक्टर ए। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कैसा, पैराबोलिक होगा, पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इक्वेशन ला के बताए हुए हैं क्लास में, सब कुछ एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। और उस पाथ को कहते क्या है, ठीक है पाथ का शेप पैराबोलिक होगा, उस पाथ को कहते क्या है, ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय ट्रेजेक्ट्री इज, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री एंड इट्स शेप इज पैराबोलिक। याद आ रहा है, हाँ एकदम एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए और उसके साथ और क्या जानते हैं ये भी दिमाग में लगाते जाइए, एक एक क्वेश्चन भिड़ेगा। सेकेंड ईयर में आप पता कीजिए ना, हर सेकेंड ईयर में तो एक वीडियो भी डाले हैं, अब देखिए तो उस वीडियो को, असाइनमेंट से एक एक क्वेश्चन टैली किया, ये फाउंडेशन फिजिक्स का खासियत है।
और आपको भी तो हम तैयारी करा रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाइए। एग्जाम में अगर एक एक क्वेश्चन नहीं आए, 80% की गारंटी है हमारी। ये फाउंडेशन फिजिक्स राजेश प्रसाद की गारंटी है, 80%। आपका किस्मत ठीक रहा तो 80+। सेकेंड ईयर में भी यही बात बोल के भेजते हैं और भेजे थे, 80% की गारंटी, लेकिन इस बार 90+ कर गया। सारे सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भिड़ाने का दम रखता है ये फाउंडेशन फिजिक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट। वेक्टर ए इज, इफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, कास्ट कर दिया ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस ए। अच्छा, ए वेक्टर का माइनस ए यानी उसका निगेटिव, उसका निगेटिव यानी निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट ना। तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन ईस्ट है, तो फिर जब इसका निगेटिव करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड 5 होगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा, डी ऑप्शन। यूनिट तो 5 ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन ईस्ट का क्या हो जाएगा? अपोजिट, वेस्ट। डी ऑप्शन। 13 नंबर आइए, क्या कह रहा है भाई 13 नंबर? इफ रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट टीएम इज, तो बताइए तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बीच जो समय लगता है उसका क्या रिलेशन है? अच्छा, सबसे पहले बताइए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कुछ कहते हैं हम लोग? यस सर, उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कुछ कहते हैं? हाँ सर, टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन है? तो सर दोनों बराबर होता है, लेकिन यहां पर हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट नहीं पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं सर? तो टोटल टाइम को, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का जो समय होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और ये जो यानी टोटल टाइम, और ये जो टोटल टाइम है 2 हिस्सों में बढ़ता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टाइम ऑफ एसेंट यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय का डबल होगा। यानी कि टाइम, हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। तो अब देखिए ना, यानी कि हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने। ये रिलेशन कहीं है तो देखिए, तो टीएफ इज इक्वल टू ये देखिए, या फिर ऐसा कह सकता था टीएम इज इक्वल टू टीएफ बाई 2, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, ऐसा भी दे सर। अब मान लीजिए हम आपको ऐसा इस ऑप्शन में बता के भेजे और एग्जाम में आ जाए ऐसा, सर आप जो पढ़ाए नहीं है। अरे बहुत स्टूडेंट कहता है, इसलिए कहते हैं ना कंसेप्ट को भी समझ लीजिए, एबीसीडी करना मत सीखिए, कंसेप्ट को भी समझिए कि सर क्या कंसेप्ट बता रहे हैं। आइए, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, हाँ उस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और उस पाथ का शेप कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। अभी तो यही बात बता रहे थे पहले भी। द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, उस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ओके, आइए अब फिर से क्वेश्चन 15 नंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है भाई? अब ऑप्शन देखना, अभी तो बहुत तरह का बात बताए, फॉर्मूला होता है उसका, टाइम ऑफ एसेंट का डबल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट का डबल होता है। तो ऑप्शन अब देखना होगा ना किस रूप में दिया हुआ है। तो कह रहा है 4 टाइम्स द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम हाइट वाला टाइम के रिलेशन में। तो भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला जो टाइम उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और उसका 4 टाइम्स नहीं होता है, उसका 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस होता है। देखिए ऑप्शन डी में, यहाँ 4 टाइम्स या 3 टाइम्स यहाँ इक्वल नहीं, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय होता है उसका ट्वाइस होता है, डबल होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 2 bullets are fired simultaneously horizontally with different speeds from the same place। एक ही जगह से
अलग अलग स्पीड से दो बुलेट को फायर किया जाता है, एक को मान लिया जाए इधर v1 वेलोसिटी से, एक को इधर फायर किया गया v2 वेलोसिटी से। तो कह रहा है विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा बुलेट ग्राउंड को पहले हिट करेगा। तो भैया इस क्वेश्चन में याद रखेंगे, चूंकि नीचे आना है और नीचे आने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और यहां पर जो टाइम है ये हाइट पर डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पर, और चूंकि दोनों को एक ही जगह से फायर किया जा रहा है इसलिए दोनों को सेम टाइम, वेलोसिटी कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही जगह से अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में अगर फायर किया जाए, हॉरिजॉन्टली अलग अलग डायरेक्शन यानी आगे पीछे, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे वाला, है ना। चलिए, तो सेम टाइम, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। 17 नंबर में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन, ऑपरेशन बिटवीन हो गया दो बार डबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। हाँ, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, हालांकि आया नहीं, मॉडल सेट का क्वेश्चन है। तो आपको बता दे, कह रहा है क्वेश्चन कि वेक्टर का कौन सा ऑपरेशन एक ऐसा रिजल्ट देगा जो उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। तो क्या a प्लस बी करने पर जो वेक्टर r मिलता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है? नहीं होता है। a माइनस बी करने पर नहीं, a डॉट बी करने पर नहीं, लेकिन a क्रॉस बी करने पर, याद कीजिए, अगर दो वेक्टर है a और b, इनको क्रॉस चेक करेंगे तो रिजल्ट आएगा इधर, और ये जो रिजल्ट आएगा इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट देगा वो इन दोनों पर, दोनों वेक्टर पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। एकदम असाइनमेंट को, यही असाइनमेंट है भाई, इसका हार्ड कॉपी आपको दिए हुए हैं। इस असाइनमेंट को अगर असाइनमेंट नहीं है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि रेंज जो है, रेंज मैक्सिमम कब होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो रहा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जो r इज मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 यानी मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा 1 होगा, तो यानी कि साइन 2 थीटा मैक्स 1 होगा, इसका मतलब कितना होगा थीटा है? देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका पहला केस, यानी कि मैक्सिमम रेंज होने के लिए किसी वस्तु को कितना एंगल से फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री से। उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना होगा? 45 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो गया 45 डिग्री, यानी ए नंबर। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में भी आया था ना कि कौन सा कांस्टेंट रहेगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर एक्सेलरेशन होता तो एक्सेलरेशन भी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देन कह रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को, यानी किसी वस्तु को दो एंगल से फेंका गया, अल्फा और बीटा, और दोनों बार जो रेंज है ना वो सेम मिला। तो सेम रेंज के लिए ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो आपको पढ़ाते समय बताए थे कि सेम रेंज होने के लिए अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है 90 होना चाहिए। अगर रेंज सेम होना है तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 90, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक वस्तु को 30 डिग्री से फेंका गया, तो सेम रेंज होने के लिए दूसरे वस्तु को कितना एंगल से फेंका जाए? देन
दूसरा एंगल कितना हो चाहिए, तो एक को 30 से फेंका गया तो अब 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ गया, तो सर 60। अगर एक को 40 से फेंका गया है तो दूसरे को 50 से, तब ना 40 + 50 90 होगा। यानी कि याद रखेंगे, अगर एक को थीटा से फेंका गया है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 - थीटा, यानी दोनों का सम हो जाना चाहिए 90। ये सेम रेंज का कंडीशन है। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तभी बताते आ रहे हैं, थीटा 45 होने तो सब जगह 45 है, ये भी आश्चर्य की बात है, तो सब जगह नहीं है, यहां 90 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं, नफदीज नहीं हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये दोनों थीटा 45 है, अच्छी बात है, लेकिन रेंज में फॉर्मूला जब थीटा 45 होगा तो मैक्सिमम रेंज बताए थे। अरे रेंज का क्या फॉर्मूला भाई, R = U² sin 2θ/g, और मैक्सिमम रेंज के लिए ये 1 हो जाएगा तो U² भी जी, देखिए यहां पर ऑप्शन है, यानी कि 21 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, A। ओके, आइए नेक्स्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज स्मॉलेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, हाँ ये देखिए कह रहा है जब दो वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है ये मिनिमम होगा कब, तो बता चुके हैं, इफ थीटा = 180, और ये मिनिमम होगा कितना, इज इक्वल टू A - B। लेकिन अगर कह देता मैक्सिमम, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा इफ थीटा = 0 डिग्री, और कितना होगा भाई, तो सर A + B होगा। ये सब पढ़ाते समय बताए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर यहां मिनिमम स्मॉलेस्ट पूछ रहा है मिनिमम, तो A - B, और कितना एंगल में, 180 में। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, A + B कब मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा 0 डिग्री में, और कितना होगा, A + B होगा। इसीलिए तो कह रहे बच्चों कि ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक एक्सप्लेनेशन को देखिए हर क्वेश्चन के साथ। जब ऐसा आप करके जाएंगे, वो ऊपर ऊपर देख के जाएंगे तो ऊपर ऊपर में कोई गारंटी नहीं, हाँ गारंटी रहेगा कि क्वेश्चन यहीं से रहेगा, लेकिन आप कितना कर पाइएगा इसका गारंटी हम नहीं ले सकते। लेकिन हर एक एक्सप्लेनेशन को ढंग से देख के जाइएगा तो हमारा गारंटी है कि हमसे तो 80%, और अगर एक्सप्लेनेशन को ढंग से देख के जाइएगा तो आप 100% करके आइएगा, है ना। आइए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मैक्सिमम, अरे अभी तो देखिए ऊपर में बताया मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, अभी यही बात ना समझा रहे थे। देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन दिया भी है, अरे रहेगा भाई, हम जो क्वेश्चन बताएंगे ना वो रहेगा, क्यों, वो कहावत है ना कि बोल दिए सो ब्रह्मा का लकीर, कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। और ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये सफेद बाल का कमाल है, ये इस सफेद बाल का कमाल है, यानी एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। नाचने नचाने वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि सर फाउंडेशन फिजिक्स में सर बड़ा अच्छा शायरी करते हैं और बड़ा अच्छा चुटकुला सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है, नहीं नहीं भाई, वो एक्सपीरियंस हमने आज तक नहीं गेन किया, और ना ही आपको भी हमने सिखाया। अगर वो कराते ना तो ये नहीं करा पाते। कैरियर बनाने आते हैं आप लोग, घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कहां ये माँ बाप की उम्मीदों को आप लोग पीछे छोड़ देते हैं। मत कीजिए ऐसा, पढ़ाई में मन लगाइए ताकि कैरियर बन पाए, और नहीं तो खाली मोदी जी को दोष देते रहिएगा कि नौकरी नहीं दिए, हेमंत चाचा को दोष देते रहिएगा नौकरी नहीं दिए। अरे भाई आप लायक कितना है, कितना पढ़े, एगो सिंपल एग्जाम देने में तो आप डरते हैं। कैरियर बनाने का कोशिश कीजिए ना, कैरियर बनाने के लिए पढ़िएगा, वो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा। एंटरटेनमेंट के लिए पढ़िएगा तो फिर जिंदगी आपको इस साथ एंटरटेन करेगा। आप अभी जिंदगी को एंटरटेन कीजिए, फिर जिंदगी आपको एंटरटेन करेगा। इसलिए पढ़ाई को मन लगा के कीजिए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर
24. The maximum horizontal range of a projectile is 400 meter. The maximum height attained by it will be. अब देखिए ना, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का एक रिलेशन है, आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स. तो यहां पर रेंज दिया हुआ है 400, कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालिए, देन बाई 2 इज इक्वल टू एच मैक्स. यानी कितना हो जाएगा सर? तो एच मैक्स इज इक्वल टू 200 मीटर. दिस इज. जो लोग हमारे पास पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि हम ना तो क्लास में शायरी सुनाते हैं, न गाना सुनाते हैं, न नाचना सिखाते हैं. फाउंडेशन फिजिक्स इज नॉट ए नचनिया कोचिंग, इट इज द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग. जो यहां पर क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जो पढ़ा दिया जाएगा, उससे बाहर कभी नहीं रहा है, न रहेगा. हमारे यहां से हर साल 2-4 बच्चे जेईई मेन जरूर निकालते हैं. तो थोड़ा सा आप लोग भी बच्चों मन लगाइए क्लास में. बाकी अगर इंटरटेन करने आए हजारीबाग तो कोई दिक्कत नहीं है, गो एंड इंटरटेन योर लाइफ. लेकिन फिर जब लाइफ इंटरटेन करेगा आपके साथ, तो उस समय हमारी बातें याद आएंगी कि शायद अगर पढ़ लिए होते तो बड़ा अच्छा रहता, है ना. जिंदगी चलाता सब कोई है, लेकिन ढंग से जिंदगी चलाना ये कला होना चाहिए. आइए 25 बच्चों. At the maximum height, the angle between the direction of velocity and acceleration. अभी तो बताए थे, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है, प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात हो रही है. हालांकि क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल वर्ड छोड़ा हुआ है, तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ठीक है. 26 नंबर में आइए, क्या कर रहा है? द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर, या कोई एक वेक्टर, यहां इक्वल वेक्टर होना चाहिए. एंगल वेक्टर कर दिया है इक्वल वेक्टर. 26 नंबर क्वेश्चन. इक्वल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? तो सर इक्वल वेक्टर यानी सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन यानी 0 डिग्री. सेम डायरेक्शन यानी कितना? 0 डिग्री सर, यही ना. तब फिर a projectile is projected vertically upward. The time of ascent of the projectile ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है. ऑफ डबल, ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं. ठीक है. अब आइए 28 में. इफ a डॉट b इक्वल टू 0, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर में क्या रिलेशन है? तो याद रखेंगे कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0, देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. और साथ साथ एक क्वेश्चन यहां पर जान लीजिए कि इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0, देन वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b. ये भी याद रखिएगा. 29 नहीं, 29 तो नीचे है, नोट करके यहीं पर बता देते हैं. नोट करके यहीं पर बता देते हैं. यहां पर डॉट का कंडीशन दिया हुआ है, क्रॉस का भी कंडीशन होता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे कि इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0, देन व्हाट? देन a इज पैरेलल टू b होता. समझ में आ रहा है? लेकिन यहां आपका क्वेश्चन 28 में है कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0, तो a इज परपेंडिकुलर टू b. ऑप्शन नंबर ए. चलिए आई 29 क्या कह रहा है? द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस, देन द डायमेंशन ऑफ b. ये देखिए यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन कहां से घुसा दिया है टाइप करने वाला. कोई बात नहीं. तो कह रहा है b का डायमेंशन, तो यहां होमोजेनिटी लग जाएगा ना भाई. होमोजेनिटी क्या कहता है? हर टर्म का डायमेंशन, जो डायमेंशन v का है वही डायमेंशन at का है, वही डायमेंशन bt स्क्वायर का है. तो इसको लगा दीजिए ना, क्या हो जाएगा यहां से? तो b का डायमेंशन जो है
डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू V, देन डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू V बाई टी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन LT माइनस 1 और T स्क्वायर का T स्क्वायर, देन LT माइनस 3, कहीं है, डी ऑप्शन है LT माइनस 3, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नन, अरे ये डी, ये सॉरी यहां भी डी है, यहां ये सी ऑप्शन, सी बना लेंगे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। अच्छा कैसे कैसे हो रहा है, सॉल्व भी कर दिए। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्वेश्चन पहले भी था, इलेक्ट्रिक करंट वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम, अभी देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रिपीट हो गया, कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम, कब होगा मैक्सिमम, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अरे a प्लस बी का जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है ये मैक्सिमम होगा, कब होगा भाई, तो जब मैक्सिमम कितना होगा, तो a प्लस बी होगा, कब, when theta is equal to 0 degree, या when the vectors are in same 0 degree यानी same direction। ओके, नेक्स्ट आइए 33, if two vectors are equal in magnitude and opposite in direction, their resultant, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट, यानी 5 इधर तो 5 इधर, रिजल्ट विल बी 0 है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, देन द रिजल्टेंट इज 0। दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इज 0, ऑप्शन सी। Which of the operation is not applicable to vector, कौन सा ऑपरेशन भाई, एडिशन होता ही है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं होता है, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। देखिए ना कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, और ये सब आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, सब नहीं आएंगे, 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, इन्हीं में से रहेंगे, इन्हीं में से रहेंगे। 35 आइए, when two vectors are parallel to each other, their vector sum is equal to, अब बताइए जब दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका जो सम होगा वो कितना, पैरेलल है यानी 0 डिग्री, तो उनका जो सम होगा सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कह रहा है कि अगर दो वेक्टर है a प्लस बी को हमको जोड़ना है, तो इनका जो, अगर जो दोनों क्या है, पैरेलल है यानी थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो a प्लस बी का मोड कितना आएगा जी, a प्लस बी के बराबर आएगा, यानी मैक्सिमम भी ऑप्शन दे सकता था, या फिर मैग्नीट्यूड के टर्म में दे रहा है तो सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 35 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए 36 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, 35 हुआ ना, 36 देखिए, कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, स्केलर प्रोडक्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो बताइए, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट क्या देता है, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगा करके, तो इसी को कभी उल्टा करके पूछ दिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है, तो डॉट प्रोडक्ट गिव स्केलर क्वांटिटी। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन करा 37, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या रिजल्ट देता है, तो वेक्टर देता है सर। 36 का ऑप्शन नंबर बी, 37 का ऑप्शन नंबर बी, 36 का भी बी, 36 का भी बी, 37 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा खाली ऑप्शन नहीं देखना है, बार बार बोल रहे हैं, खाली ऑप्शन नहीं देखना है। देखिए ना ये 24 में आया है, 25 के मॉडल सेट में था, 24 में एग्जाम में आया, 25 के मॉडल सेट में था।
आइए 38 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज। पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अनुसार रिजल्टेंट है वो क्या होगा? रिजल्टेंट है वो क्या होगा जी? द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स। हाँ, ये डी ऑप्शन, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो क्या? डायगोनल आएगा ना, दोनों वेक्टर के बीच से जो डायगोनल जाएगा, फॉर्म बाय द वेक्टर्स। When adding two vectors using the triangle law of vector addition, the vectors are placed कैसे? देखिए कितना आसान और कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जब दो वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे तो वेक्टर्स आर प्लेस्ड, तो वेक्टर को कैसे रखेंगे? तो याद है सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर यानी कि ट्रायंगल लॉ कब लगता था? सेम ऑर्डर में। और सेम ऑर्डर कहने का मतलब हेड टू टेल, टेल टू हेड, हेड टू टेल, हेड टू टेल। ऐसे टेल टू हेड भी एक ही चीज है, लेकिन हेड टू टेल ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हेड टू टेल, सेम ऑर्डर यानी हेड टू टेल। 40 नंबर क्या कर रहा है? इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू। अब बताइए तो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन यानी एंगल 0, तो फिर उनका जो रिजल्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी था, द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्ट कितना आएगा जी? ए प्लस बी इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है तो रिजल्ट क्या है? ए प्लस बी यानी सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है उसका सम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन? मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो मोशन इन ए प्लेन का क्या मतलब होता है? टू डायमेंशनली वस्तु कैसे मूव करे? दो एक्सिस में। तो देखिए ना, ए कार मूविंग इन रेक्टेंगुलर पाथ, ए बाइसिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ तो एक एग्जांपल है, ए रॉकेट मूविंग इनटू स्पेस, ए ट्रक मूविंग इन इनफिनाइट स्पाइरल। ए कार रेक्टेंगुलर पाथ में ये भी है। इसमें ना ये रॉकेट का जो मोशन है, स्पेस में जा तो रहा है बट द रॉकेट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, द रॉकेट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर एंड दे आर को-इनिशियल वेक्टर, देयर रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। करे दो वेक्टर राइट एंगल में है 90 डिग्री और को-इनिशियल है यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे जानेंगे? तारी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो पैरेललोग्राम लॉ ना को क्या हो गया? अपोजिट ऑर्डर में आ गया, तो अपोजिट ऑर्डर में पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो देन वी तो देयर रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। 43 आइए, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अरे कंपोनेंट है लेकिन एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल यानी दोनों के बीच एंगल 90, एंगल 90 तो क्या हो जाएगा? वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना। आइए 44, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या? वेक्टर रिजोल्यूशन। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन। कितना आसान है देखिए ना, और ये सब आने लायक क्वेश्चन है। If the angle between two vector is 90 degree, then their dot product is, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कह रहा है a डॉट b कितना होता है भाई? ए बी कॉस थीटा, और लेकिन थीटा कह रहा है 90 और कॉस 90 0, तो सब 0, ऑप्शन ए। ऐसे भी प्रॉपर्टी याद कीजिए कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर परपेंडिकुलर 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ ए वेक्टर में मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस इट्स एक्स कंपोनेंट, कह रहा है एक वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका वाई
सॉरी विथ वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा है, ये जो 60 डिग्री है ना, ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, वाई के साथ ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ वाई एक्सिस के साथ, तो इसका एक्स कंपोनेंट, अरे भाई जब वाई के साथ हो गया तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा, जिसके साथ रहता है वो कॉस में ना, तो क्या हो जाएगा a cos 60, a cos 60। अरे अच्छा कोई बात नहीं, cos 60 तो x वाला ये वाला कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30, तो x बराबर हो जाएगा a sin 30 भी लिख सकते हैं, cos 60 इज इक्वल टू sin 30, तो a sin 30 cos में होना चाहिए, नहीं एक मिनट मिस्टेक है, हमारा ही मिस्टेक है, क्योंकि एंगल y में बन रहा है ना, तो कंपोनेंट हो जाएगा a sin 60, a sin 60, लेकिन a sin 60 तो कहीं नहीं है भैया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a cos 30, ये ऑप्शन है। अरे a sin 60 को हम लोग a cos 30 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां ऑप्शन दिया हुआ, हालांकि कंपोनेंट साइन में आएगा लेकिन एंगल चेंज कर दिया है। ऑप्शन ए, if a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, अरे एक को 30 डिग्री से फेंक रहा है, सेम स्पीड से, सेम मास और हॉरिजॉन्टल के साथ, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए बी, देखिए तो याद कीजिए अभी तो क्वेश्चन आया था कि दोनों का सम अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 हो जाए तो रेंज क्या होगा, इक्वल होगा, तो फिर रेंज जब इक्वल होगा तो रेशियो 1/1 हो जाएगा। अभी पढ़ाए ना, पीछे में अभी बताए हैं कि अगर दो वस्तु को इस तरह से फेंका जाए कि दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अगर दोनों का 90 डिग्री हो जाता है, एक 30 एक 60, तो रेंज इक्वल होगा, रेंज इक्वल होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1। If two vectors have same direction, their dot product is, क्या होगा जी, सेम डायरेक्शन में cos 0 इक्वल टू मैक्सिमम, है ना। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पूछ दिया 24 में। इसके पहले क्वेश्चन क्या था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहां कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहेगा, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Which of the following factors does not affect the horizontal range of a projectile? अरे भाई रेंज का क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहां देखिए ना कौन सा फैक्टर है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये मास नहीं है। मास जो है हॉरिजॉन्टल रेंज को अफेक्ट नहीं करेगा। तो रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, आपने पता चल जाएगा कि रेंज किस पर डिपेंड कर रहा है, और उसमें से जो जिस पर नहीं होगा वो उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। ओके, आइए 51। एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी डज ए प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? बताइए किस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। तो जिस समय उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा बताइए। मान लीजिए एक वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जिस समय फेंके हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जिस समय फेंकेंगे वो मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, और फिर ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर बढ़ेगा। यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो है सबसे ज्यादा कब होगा, या तो इनिशियल पॉइंट में या तो फिर फाइनल पॉइंट में, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, हमेशा मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है ना, क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी
तो स्टार्ट में भी रहेगा, एंड में भी रहेगा भाई, ये दोनों ऑप्शन यहां पर लग रहा है। क्योंकि जो वेलोसिटी है वो स्टार्ट में ज्यादा रहेगा और एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री वहां पर भी वही वेलोसिटी होगा, है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज यहां देखिए, एक चीज क्या कह रहा है यहां पर, बात नहीं कर रहा है कि किस समय। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करें तो वहां पर एंड के समय, चलिए ठीक है, एंड के समय, इसको ऐसे समझते। अगर यहां पर ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री यही रहेगा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट में तो खैर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो वहां जीरो होगा और हर पॉइंट में सेम नहीं होगा। तो एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ही होना चाहिए। इसको हम लोग ना कल क्लियर करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टार्ट और एंड दोनों होना चाहिए, क्योंकि जितना वेलोसिटी से फेंकेंगे उतना ही वेलोसिटी से टकराएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, चलिए एंड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री यही होगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज? अभी तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री। व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45, इट्स रेंज विल बी मैक्सिमम। अरे वो इसी क्वेश्चन को तो घुमा के पूछ दिया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, अब देखिए हाइट का फॉर्मूला h, क्या फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो फिर जो मैक्सिमम हाइट है ये किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, इनिशियल वेलोसिटी पर, दोनों पर। इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों पर, बोथ ए एंड बी, है ना, ठीक है। Which of the following quantities remain constant throughout the projectile motion? देखिए हम बताए थे शुरुआत में ही कि दो चीज, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आल्सो कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना? g 9.8। Which component of velocity determine the time of flight of the projectile? अब कह रहा कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है जी? 2u sin थीटा बाई जी, है ना। देखिए तो u sin थीटा क्या है? u sin थीटा हम इसको लिख सकते हैं कि 2u sin थीटा यानी ui बाई जी। तो ये ui यानी कि क्या? वर्टिकल कंपोनेंट। अरे 2u sin थीटा बाई जी है ना भाई। तो u sin थीटा इज क्या? आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वस्तु को हम ऐसे फेंके हैं तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर है u cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट है u sin थीटा। तो u sin थीटा क्या है? ui ही तो है, और u cos थीटा क्या है? ux ही तो है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट आपको चाहिए? तो सर u sin थीटा चाहिए। u sin थीटा यानी y कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में, यानी एयर रेजिस्टेंस भी नहीं कहो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो अभी तो बार बार बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इट्स क्या? हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय व्हिच टू फैक्टर्स? रेंज किस पर? u पर और थीटा पर। क्या रेंज का क्या फॉर्मूला? अरे रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज u पर और थीटा पर डिपेंड करेगा ना। इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल? डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई मतलब नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकली अपवर्ड, नहीं, वो ऊपर भी जा रहा है चाहे नीचे भी आ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ऊपर जाते समय भी नीचे, नीचे आते समय भी नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई रेंज का आप देखिए यहां पर रेंज का क्या फॉर्मूला भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। लेकिन इसका क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि यू कॉस, तो ये क्या हो गया देखिए ना, यू स्क्वायर को यू इंटू यू और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यू एक्स है और यू वाई बाई जी। तो क्या कह रहा है, अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो यू एक्स और एक मिनट, 2 यू वाई आ रहा है, 2 यू वाई को हम लोग बाई जी को क्या कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते इसको पूरा करते हैं। अरे 2 यू साइन थीटा बाई जी इंटू यू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू एक्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यू साइन थीटा बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट से कर दें तब हमारा रेंज निकल जाएगा ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है बताइए, रेडियली पॉइंटिंग इनवर्ड, अंदर की ओर। थोड़ा सा लाइट कट गया था, डिस्टर्ब हुआ, चलिए कोई बात नहीं। आइए ये आपका 62 हो गया। 63 क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, हाउ डज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज। स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस डबल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला, v स्क्वायर बाई आर। स्पीड को कांस्टेंट रखना है, लेकिन रेडियस को डबल कर देंगे भैया, v को कांस्टेंट करके, तो r को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट हाफ्स। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो चाहे कोई एक्सेलरेशन हो, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, रेडियली पॉइंटिंग इनवर्ड। और हालांकि ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, लेकिन इसी चैप्टर में हमने टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं है, तो जान लीजिए ना, कोई क्वेश्चन कहीं से हो उससे क्या मतलब है। What is the magnitude of centripetal acceleration for an object moving in a circular path of radius r with velocity v, v square by r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो v स्क्वायर बाई आर। तो ये बच्चों आपका ये तीसरा लेसन का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, द एंड। तो सारा क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को एक एक करके समझते हुए देख जाइए, सभी क्वेश्चन के आंसर को हमने एक्सप्लेन किया, क्यों इसका आंसर ऐसा हुआ, तो ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार दोहराएंगे, इट इज माई गारंटी, एंड मेरा जो गारंटी है
ये मोदी चचा के गारंटी के जैसा है जो फेल नहीं होगा, है ना। हालांकि अगर कोई कांग्रेसी भाई होंगे तो वो तो कहेंगे कि सर भी फेंक दिए। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, है ना। लेकिन ये मजाक की बात हो गई, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं सेकेंड ईयर के बच्चों से आप पूछ सकते हैं, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। इतना क्वेश्चन लेसन वाइज कर जाएंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो है इसी असाइनमेंट से रहेगा, है ना। तो मन लगा करके देखते रहिए। और एक बार फिर से हम वही पुराना वाला रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप वीडियो से खुश हैं, आपको लगता है कि आप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। अपने दोस्तों को दिखाइए ताकि वो भी पास हो सकें। हम कहते कहते थक गए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जान सके, ज्यादा से ज्यादा चैनल ग्रो कर सके। अब भाई आपके लिए मेहनत करें, थोड़ा हमारा भी फायदा करा दीजिए ना, कि एकदम सर से नाराजगी है कि फायदा ले लेंगे सर लेकिन आपका नुकसान ही करा देंगे। थोड़ा सा ओके, गुरु दक्षिणा के ही रूप में दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। पैसा नहीं मांग रहे, बस हम कह रहे हैं कि शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को वायरल कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, बाय।